गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कल एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन कर रहे थे। वहाँ पे हमने ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल और ऑर्बिट। हाँ क्वांटम नंबर पढ़ा था। तो उस क्वांटम नंबर में हमारा आया था ऑर्बिट या बोलिए सेल। उसके बाद सब ऑर्बिट या उसको सब सेल भी बोलते हैं, दोनों नाम से। जैसे होता है ना, एक घर का नाम और एक ऑफिशियल नेम। तो सेल और ऑर्बिट दोनों सेम ही चीज को बताता है। सब ऑर्बिट या सब सेल भी बोलते हैं। और तीसरा जो हो जाता है यहाँ पे आ जाता है ऑर्बिट। ठीक है। तो ऑर्बिटल जो है वो वैसा प्लेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी संभावना मैक्सिमम है। यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन जो है पाने की संभावना सबसे ज्यादा है। उस एरिया को, उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक। हम लोग जानते हैं डी ब्रोगली ने ये वो दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दोनों नेचर पोज करता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज आपको वेव नेचर। और कोई भी पार्टिकल जब, और खासकर स्मॉल पार्टिकल जब वो अप्रोक्सीमेट स्पीड उसका लाइट के स्पीड के आसपास हो और उस स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है तो वो वेव नेचर भी शो करता है। ठीक। तो ये हम लोग ने हेसिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी पढ़ा था कि मोमेंटम एंड पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन पोजीशन, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफाई करना बहुत ही टफ है। ये पॉसिबल नहीं है। ये इसमें अनसर्टेनिटी जुड़ा हुआ रहता है। तो किसी भी एलिमेंट का ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन को, पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 4 सेट ऑफ नंबर यूटिलाइज करते हैं। उस 4 नंबर को हम लोग जो है डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और उनका जो नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एजोमुथल या एंगुलर दोनों बोलते हैं, एजोमुथल क्वांटम नंबर भी या एंगुलर क्वांटम नंबर भी। तो इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और एस से रिप्रेजेंट करते हैं फोर्थ वन को स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चारों नंबर जो डिजाइन किया गया है इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी एटम के हर इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक ये चारों नंबर जो होंगे उसका सेट होगा। यानी एक सेट दूसरे सेट से मैच नहीं करेगा किसी भी कीमत पे एक एटम के लिए। ठीक। ये हमने कल देखा था। अब यहाँ पे आ जाता है कि अब इलेक्ट्रॉन तो हमने ऑर्बिट पढ़ लिया, सब ऑर्बिट पढ़ लिया, ऑर्बिटल पढ़ लिया, स्पिन भी पढ़ लिया। लेकिन अब यह है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अगर एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है। ये तो हम लोग को, सब कोई को पता है। इतना चीज तो हम लोग जानते ही हैं कि रिवॉल्व करता है। लेकिन जब ये रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन तो, एक इलेक्ट्रॉन तो रहते नहीं है सब में, किसी किसी में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन आपस में किस ऑर्डर में, किस तरीके से एक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है। तो इसके लिए सम सर्टेन रूल्स हैं जो कि अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग प्रिंसिपल्स या मेथड्स के नाम से बताया गया ना। तो इसमें पहला आया ऑफ बॉब प्रिंसिपल के नाम से। ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल्स है, तो ऑफ बॉब प्रिंसिपल जो है वो बताता है कि ऑर्बिटल फिल कैसे हो।
ऑर्बिटल भरेगा कैसे? तो ऑर्बिटल भरेगा सिंगली, एक एक करके हम लोग भरेंगे उसमें, और एक टाइम में एक इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करेंगे, और वो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अनुसार बढ़ेगा। यानी जिसका एनर्जी लेवल कम है वो पहले भरेगा, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन उसमें, उसके बाद वो ऑर्बिटल भरेगा जिसका एनर्जी लेवल उससे ज्यादा हो। ठीक, उसके बाद जो एक और आया n प्लस एल रूल। n प्लस एल रूल जो है हमको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या है, कम है, किस सब ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कम है। अगर तो n प्लस एन रूल, यानी n रिप्रेजेंट क्या चीज को करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और l रिप्रेजेंट करता है एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद आया आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको बताया कि जो है डिफरेंट, जो ये इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम का, डिफरेंट एटम के लिए जो है सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर डिफरेंट होंगे। यानी किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का ये चारों क्वांटम नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं हो, कोई ना कोई एक उसका क्वांटम नंबर वेरी करेगा। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये था, और दूसरा था कि एक ऑर्बिटल जो है वो दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का, यानी दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता उसमें। मैक्सिमम कितने एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो। उसके बाद जो फोर्थ रूल इसमें यूटिलाइज करते हैं वो है हमारा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसने ये बोला कि जैसे मान लीजिए पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये जो है ये सारा जो है फिल कैसे होगा, ये सब जो है आपस में फिलिंग इसका कैसे करेंगे। चलिए इस चीज को हम लोग थोड़ा ग्राफिकली भी देखते हैं। तो ये छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन इसी के बेसिस पे जितने भी केमिकल रिएक्शन वगैरह को जो हम लोग डिफाइन करते हैं कि क्यों ये ऐसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये जो है ये बिहेवियर जो है इसका अपने ग्रुप में या फिर आपस में किस बेसिस पे चेंज हो रहा है या क्या सिमिलरिटी है इनके बीच में, वो सारा चीज इनके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी इनका इंटरनल जो एटम के अंदर का जो कंपोजिशन है वो किस बेसिस, किस तरह से ऑर्गेनाइज है, उसी पर इनका जो है प्रॉपर्टी भी डिपेंड करता है, इनका बिहेवियर भी उस पर डिपेंड होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 रूल्स आपको बताएं, ऑफ प्रिंसिपल, n प्लस एन रूल्स, हंट्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन। तो ये क्या चीज के लिए है, रूल्स है फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। तो ये 4 हमारे पास डिफरेंट रूल है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो हमने बताया था n, ठीक है, l, फिर m और s, ये चारों क्वांटम नंबर हैं। ये कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए n का अब क्या क्या है, ये एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकेंड एनर्जी लेवल है, ठीक है। दूसरा चीज जो है इसमें कि इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे उस ऑर्बिट में, नंबर ऑफ ऑर्बिट वो कैसे होगा, वो होगा n स्क्वायर। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट,
फर्स्ट ऑर्बिट है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 1। n का वैल्यू जब आपका 1 हो गया तो वहां पे क्या होगा n स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1। तो इसीलिए फर्स्ट ऑर्बिट में 1 में 1s ही आपका पाया जाता है। n का वैल्यू हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब ये देखिए जो 2 स्क्वायर जो है, अब ये 4 आया तो यहाँ पे कितने होंगे 4 ऑर्बिटल। और हमने जब देखा है कि 2 सेकंड उसमें कितना थे 2s एंड 2, ठीक है। तो एक बॉक्स जो होता है उसको हम लोग एक ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक। एक बॉक्स को क्या बोलते हैं, एक ऑर्बिटल। देखिए देखिए बता रहे हैं यहाँ पे जो है एक एस के लिए हम लोग एक ब्लॉक बनाते हैं, पी में कितने होते हैं 3, तो कितना हो गया एक बॉक्स को 1 ऑर्बिटल बोलते हैं। तो एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल। ये देखिए तो सेकेंड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे 4। थर्ड ऑर्बिट में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्या आता है 3 में 3s, 3p एंड 3d। p में 1, s में 1, p में 3 और d में आपका 5। तो अब बॉक्स काउंट कीजिए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 9। 7 8 9। तो 9 आपका आया और 9 बॉक्स होगा, तो 9 ऑर्बिटल। तो n से हिसाब से हम लोग जैसे ही करेंगे तो वहां से क्या निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहां से हमको दो फॉर्मूला मिल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट इक्वल टू n स्क्वायर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इक्वल टू 2n स्क्वायर। जितने ऑर्बिटल हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उतने ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, समझे। तो यहां से क्या मिलेगा ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा एक न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल हो गया। तो इसमें कितने बॉक्स, मान लीजिए ये फर्स्ट सेल है हमारा, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट सेल है मान लीजिए, ये सेकंड सेल है। तो 1 स्क्वायर, तो इसमें कितने होंगे 1 ऑर्बिटल होंगे। इसमें एक बॉक्स ही होगा, एक ही रीजन होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होगी, सबसे नजदीक, ठीक है। यहां पे जैसे 2 तो यहां पे 4 होंगे, यहां पे 4 होंगे। 4 रीजन ऐसे होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। और ये 4 रीजन का शेप कैसा होगा, तो एक तो एस है तो उसका स्फेरिकल शेप होगा गोला, और बाकी जो है पी है तो उसका होगा शेप कैसा, उसका शेप होगा आपका डम्बल साइज, समझे। सर शेप तो कैसे पता चलता है? शेप इसके ओरिएंटेशन से पता चलता है, जैसे कि 3 मतलब उसके ओरिएंटेशन से ये आपको एम बताता है, अच्छा।
जो आगे अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि तीन ओरिएंटेशन उसका वो बताता है कि किस तरीके का उसका शेप होगा। जैसे उसमें होता है कि एल का वैल्यू, जैसे हम यहाँ पे एल का वैल्यू, अभी एम एन का वैल्यू, कल एन का वैल्यू, एल का वैल्यू और एम का वैल्यू ये सब निकालना बताए थे कि क्या कैसे निकालते हैं। एन अगर दिया हुआ है 1, तो हम एल कितना हो सकता है, 0 से लेके एल माइनस वन, एन माइनस वन तक यस सर। एल एल का वैल्यू। वैसे ही एम का वैल्यू कितना हो सकता है, -L2 + L तक यस सर। इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो ये जो -L2 + L जो बताता है, तो ये बताता है उसके ओरिएंटेशन का, किस तरह का उसका ओरिएंटेशन होगा, और सबका जो नोड होगा आपका एक ही जगह पे होता है। चलिए, तो अभी अभी के टाइम में उसको, जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आता, आप उसको शेप को याद कर लीजिए, शेप कि कैसे उसका शेप, क्या शेप होता है। तो एस का स्फेरिकल, पी का डंबल साइज का, डंबल साइज का कैसा, डंबल वाला कैसा हो गया, इस तरीके का। ठीक है, तो देखिए वन, जो फर्स्ट ऑर्बिट था उसके लिए कितना, एक ब्लॉक, सेकेंड में आपका 4 ब्लॉक, और इसी तरह अगर हम थर्ड बनाते हैं तो इसमें कितने हो जाएंगे, 9 ब्लॉक। अब इस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2n², तो 2, फर्स्ट सेल है इसलिए 2, सेकेंड सेल में 2n², तो 2 का स्क्वायर तो 4, 4 इंटू, तो यहाँ पर होगा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इस सेल में, और इसमें ऐसे ही 18 हो जाएंगे। समझे? यस सर। तो ये इसका एक फॉर्मूला है कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी नंबर ऑफ सेल से, एन से, हम लोग कैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल उस ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं, और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हो सकते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब दूसरा चीज, दो चीज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, इसको दोनों, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं ये सर्कल को। फिर नेक्स्ट देखते हैं इससे और क्या हम डाटा निकाल सकते हैं, इस अगर n गिवन है तो n से हम लोग नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितना है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, देखिए नंबर ऑफ सब ऑर्बिट जो है वो बताता है कि उसमें एस पी डी एफ कौन सा कितना है, एस है कि पी है, एस पी दोनों है, डी है कि नहीं है, एफ है कि नहीं है, कौन सा है, एस पी डी एफ में से कौन कौन सा है। तो सबसे पहले अगर जितना भी होगा एस तो होगा ही, उसके बाद अगर आता है कोई और दो अगर हो जाता है तो पी भी आएगा, तीन अगर वैल्यू आता है तो डी भी आएगा, चार अगर वैल्यू आता है तो वहां एस पी डी एफ आएगा, उससे ज्यादा आता है तो जी भी आएगा। इस तरीके से बढ़ता है। तो देखिए वो n के वैल्यू से, तो पहला सेल में n का वैल्यू कितना होता है 1, तो यस। जीरो से आप स्टार्ट कीजिए, 0 टू n-1, तो n का वैल्यू जब 1 है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n-1 का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू 1 हो गया तो 0, तो 0 ही, बस केवल 0 होगा। तो 0 होगा तो 0 के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 से किसको, s को, तो s होगा केवल यहाँ। समझे? यस। फर्स्ट अगर ऑर्बिट 0, में। हाँ फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। अगर n का वैल्यू हम 2 लेते हैं तब देखिए क्या होता है, देखिए n का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, n का वैल्यू लिया हमने 2, तो 0 टू n-1, n-1 कितना होगा, 2 में 1 हो जाएगा, 1 यस। 1, तो 1 है, तो यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक तो कितना आएगा 0 n, तो यहाँ पे 0 है, तो 0 का हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से हम लोग रिप्रेजेंट करते यस। हैं s को, और 1 से p को, तो s एंड p दोनों हो। n-1 का वैल्यू हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं, n-1 का जितना वैल्यू आएगा वहां से उसको क्या करेंगे, वो अपर लिमिट हो गया, तो 0 से लेके वहां तक का वैल्यू हम लोग लिखेंगे,
जैसे थर्ड ऑर्बिटल के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, वहां n का वैल्यू 3 हो गया, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो 0 1 2 यानी 3 सब ऑर्बिटल वहां पे पाए जाएंगे। कौन कौन से, 0 यानी s p एंड d। आपने 2D देखा है क्या? 2D नहीं। नहीं देखा है ना। तो एक तरह से इसको हम सिंपली इसमें कह सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा, जिस नंबर का ऑर्बिट होगा, यानी n का वैल्यू जो होगा उतने ही नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल होंगे। कैसे, देखिए फर्स्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना आ रहा था 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3। तो देखिए अगर 1 आ रहा है तो वहां पे क्या होगा, केवल s होगा, 2 है तो वहां पे s एंड p होगा, नीचे वाला होगा ही होगा, थर्ड 3 है तो s p d होगा, 3 ऑर्बिट। 4 है n का वैल्यू, फोर्थ सेल है तो वहां s p d f होगा। समझ गए? तो n से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं कि कौन सा एनर्जी सेल है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n। तो n से क्या निकाल सकते हैं, कौन सा एनर्जी सेल है ये, ठीक है। उसमें कितने सब ऑर्बिट हैं, यानी सब सेल कितने हैं, sp-df कौन कौन सा है इसमें, ठीक है। दूसरा, उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, n स्क्वायर से कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, n स्क्वायर कर देंगे उतना नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगा, यानी उतना बॉक्स हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसमें हो सकते हैं, तो 2n स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n स्क्वायर होंगे या 2n स्क्वायर से कम ही होंगे। अगर कम होंगे तो 2n स्क्वायर कंप्लीट कर 2n स्क्वायर तक वो क्या हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन उसको फिल करने की कैपेसिटी होती है। समझे n का वैल्यू, n का क्या, n से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा एनर्जी सेल है, उसमें कितने सब ऑर्बिट हैं, उसमें कितने ऑर्बिटल हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका L से आप लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो L इसके नीचे आता है, L से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल वैल्यू ऑफ M, यानी उसमें एक सब ऑर्बिट में कितने जो हैं उसमें बॉक्सेस हैं, यानी कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए L का वैल्यू है 1, तो L का वैल्यू 1 हम यूज करते हैं P के लिए, P सब सेल के लिए। अब P में देखिए, P में कितने हम लोग जानते हैं, 3। तो एक फॉर्मूला है इसके लिए, ये बताता है 2l+1 इतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो सकते हैं एक सब सेल। यानी आपको L दिया हुआ है, L इतना है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे इसमें, इस सब सेल में, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहां से देखिए N से हम लोग क्या कर, ऑर्बिट दिया हुआ था तो सब सेल कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। सब सेल अगर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग वहां से भी ऑर्बिटल कैलकुलेट कर सकते हैं कितने होगा। लेकिन यहाँ क्या है, हम उस सबसेल में ऑर्बिटल कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने होगा। यहां जो हम n से कैलकुलेट करते थे, ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल था, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। यानी एक ऑर्बिट में इस पूरे जो इस तरह के जो सर्कुलर पाथ है उसमें कितने ऑर्बिटल है, और ये जो है, ये मेथड जो हमको बताता है कि उस सब सेल में, जैसे एस पी डी एफ, इसमें इस सब सेल में कितने ऑर्बिटल है।
हो गया ये। तो जब ऑर्बिटल हो गया तो उस सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये पता चल सकता है। बस क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये अपने नेक्स्ट वाले से m से कैसे जुड़ा हुआ होता है। तो l जो है जितना भी दिया हुआ रहेगा उसके रेस्पेक्ट में अगर हम l निकालेंगे तो -L2 प्लस l, यहां तक पहुंच जाइए, वो आपका m होगा। और यही उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि जैसे मान लीजिए n का वैल्यू आपका हो गया 1, तो यहाँ पे होगा 1, -1, 0 और 1। ठीक है, तो ये तीन है, तीन डायमेंशन को, 3 डायमेंशन एक्स वाई एंड जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हम लोग जो p को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं s, तो s तो आपको पता है स्पिन होता है, प्लस माइनस, एक उसमें क्या होता है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अब देखिए, अब हमने पढ़ लिया क्या, ऑर्बिट पढ़ लिया, सबसेल पर, सब ऑर्बिट पढ़ लिया या सबसेल पढ़ लिया, उसके बाद ऑर्बिटल पढ़ लिया। लेकिन मेन अब उसके बाद रह गया कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बटेंगे कैसे, कैसे हम बोलेंगे कि इस ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे या इस ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हम लोग ये 4 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। देखिए, पहला है अफबाउ प्रिंसिपल। तो ये क्या बताता है कि सब ऑर्बिट या सब सेल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे इंटर करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, उसके बाद 4s में जाएगा, 3d में उसके बाद जाएगा, उसके बाद। तो इस तरीके से क्या है कि किस तरीके से उस सब सेल में, यानी एस सब सेल में, एस सब सेल में, पी सब सेल में, एस पी एस, तो इन सब में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ये दोनों रूल का यूटिलाइज करते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल एंड n+1, n+n रूल। तो अफबाउ ने बताया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, यानी जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करेगा। इसलिए जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सबसे पहले 1s से शुरू करते हैं, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, इस तरीके से। क्यों, यहाँ पे हमने n पढ़ा, l पढ़ा, तो यहाँ n को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और s रिप्रेजेंट कर रहा है l को। तो s के लिए वैल्यू होता है 0, p के लिए वैल्यू लिखते हैं हम 1, d के लिए वैल्यू लिखते हैं 2 और f के लिए वैल्यू लिखते हैं 3। ठीक, तो s के लिए हम लोग वैल्यू लिखे 0, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3। ठीक है, तो अब देखिए 1s, 1 + 0, 2s, 2 + 0, 2p, 2 + 1, 3s, 3 + 0, 3p, 3 + 1, 3d, 3 + 2, 4s, 4 + 0। अब यहाँ पे देखिए 1 + 0 1, ये सबसे छोटा है, 2s, 2 + 0 और 2 + 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, ये है। अब यहाँ पे 2p एंड 3s में टाई हो गया, 2 + 1, 2p के लिए 2 + 1 यानी 3 और 3 + 0 3,
ये दोनों टाई हो गया। जब ये टाई हो जाएगा तो वहां पे हम लोग चेक करेंगे कि जो है ऑर्बिट नंबर किसका कम है, तो 2 का ऑर्बिट नंबर कम है क्योंकि वो 2 है और ये 3 है। ये सेकेंड ऑर्बिट का है पी ऑर्बिटल और ये थर्ड ऑर्बिट का है ये एस सबसेल। ठीक है, तो कौन सा होगा, पी पहले आएगा। उस कंडीशन में जब टाई हो जाएगा तब हम केवल इस वैल्यू को चेक करेंगे, इसको जिसको राउंड हम कर रहे हैं एन के वैल्यू। तो 2p पहले आ जाएगा, 3s बाद में आ जाएगा। वैसे ही आप लोग यहाँ पे देखिए तो ये 3 हो गया, चलिए अब टाई ये खत्म हो गया, ये इससे ज्यादा होगा, ये इससे ज्यादा होगा। 3 + 1 4, 3 + 2 ये 5 हो रहा है और 4 + 0 ये 4 हो रहा है। तो यहाँ पे ये वो मार्क आ जाता है, 4s यहाँ पे इंटर करेगा। तो ये दोनों प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब वो प्रिंसिपल क्या बताता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, और उसके लिए रूल्स आया कौन सा, n+l रूल्स। ठीक, दो चीज। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल प्रिंसिपल। तो हंस ने क्या बताया था, जो ऑर्बिट है, जो भी ऑर्बिट है वो क्या होंगे, जैसे मान लीजिए जहां पे जो भी सब ग्रुप है, सब सेल है या सब ऑर्बिट है, तो इनमें किसी किसी में एक से ज्यादा, एस में मान लीजिए एक ही ऑर्बिट, एस में एक ही ऑर्बिटल है, तो वो तो ऐसे ही भरेगा, पहले एस एक भरेगा उसके बाद दूसरा आएगा तो पेयर हो जाएगा। ठीक है, नहीं है तो ये कैसे कोई एक डायरेक्शन में भर जाएगा। लेकिन जहां पे 3 है, ठीक है, तो जहां पे 3 है तो क्या होगा कि सबसे पहले ये फिल होगा, ये भी फिल होगा, ये भी फिल होगा। तीनों में से तीनों का एनर्जी लेवल सेम होता है, px py एंड pz तीनों का एनर्जी लेवल सेम होता है। ये मत समझिए कि पहले हमने इसको फिल किया तो वो किया, इसको फिल किया तो मतलब कि यही फिल पहले होगा, ये भी पहले हो सकता है, लेकिन तीनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो तीनों जब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा, वो फिर किसी और में जाएगा। तब मान लीजिए ये अब इस तरीके से उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन है तब पेयरिंग होगा। अगर हम इसी को ऐसे लिख रहे हैं, मान लीजिए इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब कहाँ ज्यादा दूर तक जाए, इसको पेयर कर देते हैं, ये ब्लैंक रह गया, यहाँ एक पेयरिंग हो गया तो ये गलत। ये बताता है आपका हंस रूल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। समझे? यस सर। सर तो मैक्सिमम पहले मल्टीप्ली, क्या बोले, मैक्सिमम मल्टीप्ली, प्लीसिटी, multipliCity, मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो देखिए पहला जो दो आपका प्रिंसिपल था, अब वो प्रिंसिपल n+1 रूल्स ये बता रहा था क्या, कि किसी भी सब सेल में यानी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से जाएगा, किस बेसिस पे जाएगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है, जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा उसमें बाद में जाएगा, जिसका एनर्जी लेवल कम होगा उसमें पहले फिल होगा। उसके बाद जो दूसरा है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये बताता है कि उस सब ऑर्बिट में यानी उस सब ऑर्बिट में अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा। पहला बड़ा वाला चीज बताया कि यहाँ पे ऐसे कर देना, उसके बाद दूसरा जो उससे नीचे वाला चीज आया तो दूसरा बताया, हंस रूल वो बता रहा है। हंस रूल ये बता रहा है कि उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल भी है किसी किसी में। तो वो पहले क्या करते हैं, पहले सब के सब पेयरिंग कब स्टार्ट होगा, जब सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब उस सब सेल में, जैसे मान लीजिए 2p में जाना है, तो 2p में p का तीनों
जो बॉक्स है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी पेयरिंग हो से स्टार्ट होगा, और नहीं तो अगर कम है तो फिर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस तरीके से भी हो सकता है। अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन ये खाली रहेगा बॉक्स, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही अगर हम सोचे कि एक और इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इसको लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। पहले तीनों एक एक भरेंगे तब फिर हम वहां पे पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ये बताता है हंस रूल। ठीक है, यहां तक हो गया। तो ये सब ऑर्बिटक हो गया। अब आएगा जो नेक्स्ट वो बताया, वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया कि उसने बताया अब और सबसे सब ऑर्बिट हो गया, उसने लेके गया अब सब सेल मतलब ऑर्बिटल के केस में एक बॉक्स के अंदर। देखिए उसने क्या बताया, जो हमारा नेक्स्ट है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसने बताया कि ये जो बॉक्स है इसमें जो दो पेयरिंग जो होगा ऑर्बिटल के केस में वो अपोजिट स्पिन का होना चाहिए। एक इस इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होगा, तभी वो उसमें पेयर हो सकता है। क्योंकि सेम अगर रहेगा, सेम अगर इलेक्ट्रॉन अगर सेम डायरेक्शन का रहेगा तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा। ट्रेन में नहीं देखते हो, एक ही सीट पे सोना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, जब आरएसी वगैरह हो जाए एक ही परिवार का तो लोग एक ही सीट में क्या करते हैं, एक तरफ पांव एक तरफ सर, एक तरफ पांव एक तरफ सर, यस। क्रॉस करके सो जाते हैं। तो कम जगह है, समझ लो वैसा ही इनको भी एडजस्ट करना है। इन यहाँ पे क्या होता है कि जब अपोजिट स्पिन का रहेगा ना तो उसमें रिपल्सिव फोर्स कम हो जाता है। अपोजिट स्पिन का रहेगा तो रिपल्सिव फोर्स वहां पे कम हो जाता है और फिर वो एक ऑर्बिट में एक ही मतलब ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई हो जाता है। हम बॉन्डिंग भी करते हैं ना, बॉन्डिंग में भी ये चीज होता है, सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएगा, शेयरिंग नहीं होता है सेम इलेक्ट्रॉन का, अपोजिट स्पिन का होगा तभी होगा वहां। मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी में ये चीज पढ़े थे। तो ये किसके द्वारा दिया गया, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने लास्ट में इन चारों को कंक्लूड भी किया। जो एन हम लोग पढ़ रहे थे, एन एल एम एंड एस, ये चारों सेट किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर वगैरह आप लोग को याद है कुछ? हाँ सर, कुछ याद है। पूछे? हाँ सर। चलो ग्रुप 14 का। सर ग्रुप 14 का ऐसे करके हमको लगा हाँ कि ग्रुप आप पूछ रहे थे सोडियम का, नाइट्रोजन का कितना होगा इस टाइप। ग्रुप 14 का अच्छा एलिमेंट पूछिए सारा सर। बता सकते हैं? नहीं सर, 20 याद किए थे सर, 20-25 तक हाँ याद किए थे, 20 25 तक 25 याद किए थे सर। नहीं, एस और पी कम से कम पूरा कीजिए। देखिए क्या होता है, 13 ग्रुप का याद है? 13 ग्रुप का याद है? सर ये ग्रुप हमको याद नहीं है सर, इसीलिए कंफ्यूज हो जा रहा है, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। मतलब 13 होता ग्रुप है माइंड में नहीं आ पा रहा है। हाँ। बैगिट। 13 यानी आउटर मोस्ट, उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। या 13 में 3, 14 में 4, तो 4 वाले में कौन आता है, कार्बन आता है। 15 में 5, तो 5 वाले में नाइट्रोजन आता है। उसके बाद 16 वाले में 6, तो वहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ जाएगा। उसके बाद 17 में 7, तो उसके वहां पे आपको आ जाएगा ये फ्लोरीन। उसके बाद 18 वाला ग्रुप, तो 18 वाले में तो नोबल गैस। देखिए 13 वाले में होता है बैगिट, ये बताए भी थे ना एक बार, याद है? बोरो। हाँ सर, इस तरह से बताइए। हाँ, तो फिर क्यों नहीं याद है, अपने से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बोरोन, एल्युमिनियम, फिर ये गैलियम। गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, तो इसका कितना होगा, 5। 13 ग्रुप है ना, तो 13 से पहले तो 2 कंप्लीट होता है, 2 + 3 5 एल्युमिनियम। उसके बाद 5 + 8
यानी 13, आपको सबका एटॉमिक नंबर भी याद रहेगा उस 13, इसका 13 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा ये 31। इंडियम, इसमें भी 18 ही जुड़ेगा, यहाँ पे होगा आपका कितना 49, और उसके बाद थैलियम 81, उसमें 32 जुड़ेगा। वैसे ही होता है 14 ग्रुप में 14 ग्रुप ही याद करने का 2-3 तरीका है, उसमें आपको जौन सा वो लगे। CSG सॉल्व प्रॉब्लम, ये CSG एक वर्ड होता है जो कि स्पेशल टाइप का सर्टिफिकेशन दिया जाता है ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्री, जैसे अमेरिका वगैरह है ना, इंडिया वगैरह को कुछ प्रोडक्ट के लिए स्पेशल टाइप का सर्टिफिकेशन देती है कि उस प्रोडक्ट का वो मतलब बिना उसका रुकावट का वहां पे मतलब भेज सकती है, निर्यात कर सकती है। ये नहीं याद रहेगा तो ये कर सकते हैं कि केमिस्ट्री सर गिव सेम प्रॉब्लम, C for carbon, S for silicon, गिव से जर्मेनियम, सेम में आपका आ जाएगा आपका SN यानी टीन, और प्रॉब्लम यानी PB लेड। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड PB, इसका 6, 14, 32, 50 एंड 82। कितना आसान है, 5 से 6 वो चीज है, याद कर लेंगे बस हो गया काम खत्म। समझे? यस सर। तो बस 1-2 बार रिपीट करने का दे वो होता है कि जो आप पढ़े उसको रिपीट कीजिए, वो हो जाएगा। चलिए तो इन नोट्स को पढ़िएगा, ये जो पेज है इसका अगर स्नैप लेना है तो ले लीजिए। हाँ सर, एक सेकंड। हाँ हाँ धनीराम, तुम लोग को रूटीन मिला है सेकंड इंटरनल का? मिला है सर। धनीराम, हाँ सर, कल आया है। कल कल भेजा ना रूटीन? रूटीन हाँ सर, कल आया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अगले बार से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग बात कर लिया, ठीक ठाक होगा अभी से, ठीक है? हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए पढ़िएगा, इसमें सब चीज जो है जितना आपको बताए हैं वो सारा चीज लिखा हुआ है, लेकिन वो है कि थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, ये रिवीजन नोट्स है, 1 पेज का है, आप इसको याद कर सकते हैं इस चीज तरीके से, बस एक बार आप देखें और रिवाइज हो जाना चाहिए पूरा। यहाँ पे आओ प्रिंसिपल का एक्सेप्शन भी है, क्रोमियम एंड कॉपर। तो क्रोमियम एंड कॉपर का आप चेक कीजिएगा कैसे एक्सेप्शन है ये, ठीक है? इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, उसमें देखिए लिख कर लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे कि क्या क्या दिक्कत आपको आया, कैसे लिखें, या लिख कर भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमको अपने नाम से। सर क्रोमियम का ठीक, कहाँ दिया बच्चा आपको? क्रोमियम बोल हाँ रहे हैं ना? हाँ, इसमें क्रोमियम क्रोमियम CrNCu। सर इसमें मेंशन नहीं है सर, कहाँ पर है? CrSU। दिखा देना, दिखा? हाँ सर। क्रोमियम एंड कॉपर, तो इसको वो कीजिएगा। एक में 5 है, एक में 5 डी में 5 आएगा और एक जगह डी में 10 आ जाएगा, तो वही थोड़ा एक्सेप्शन है,
बाकी सब इसमें 30 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में। लेकिन आप याद कीजिए एस एंड पी ब्लॉक का कम से कम याद होना चाहिए, और जो हैवी मेटल है उसका ऊपर का जो एक लाइन जो आता है, एक दो लाइन जो मेटल वाला, वो याद होना चाहिए, जो ज़्यादा यूज होता है, तो उनका एटॉमिक नंबर वगैरह थोड़ा याद होना चाहिए। कोई दिक्कत? नहीं सर, सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके भेजेंगे ना? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। ओके सर। तो चलिए इसको पढ़िएगा आप लोग एक बार जरूर, ठीक है। एक दिन जो है अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे। तो उसके बाद आइसोबार, आइसोटॉप, ये सब तो आप लोग को याद होना चाहिए।